चलिए छात्रों, एक बार पुनः मैं आपके लिए फिजिक्स का नया टॉपिक लेकर आया हूं। विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, एक ही दोनों, चाहे उनको हम विद्युत बल रेखाएं कहें या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहें। इसके पहले भी आपको इस चैप्टर से संबंधित 7 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, उनका भी आप विस्तृत अध्ययन कर चुके होंगे। और यदि आपने नहीं किया तो उनको अच्छे से पढ़कर और इसकी तैयारी करिए विद्युत बल रेखाओं। और इसके पहले मैं एक बात आपको और कहूंगा कि आप अपने साथ पेन और कॉपी नोटबुक लेकर बैठें, ताकि जितना बताया जाए आप उतना नोट करते रहें। ठीक है, एक नोट्स बनाएं। चलिए तो शुरू करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। तो पहले हम जानते हैं कि विद्युत बल रेखाएं होती क्या है। विद्युत बल रेखाएं की परिभाषा आप ऐसे लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया, क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र जिसमें से होकर कोई स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है या गति कर सकता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। फिर सुन लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र जिसमें से होकर कोई स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, मैं आपको विद्युत क्षेत्र से संबंधित जो टॉपिक आपको पढ़ाया था पहले, उसमें मैंने आपको बताया था कि धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है वो बाहर की ओर होती है, इस प्रकार से, और ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है वो अंदर की ओर होती है। ठीक है, इसको आप रफ में नोट कर सकते हैं, नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इन दोनों को मिलाकर मिला जुला रूप आपको विद्युत बल रेखाओं के क्षेत्र में बना रहा हूं। तो देखिएगा, ये धनावेश हो गया और ये ऋणावेश हो गया। तो इससे जो विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वो बाहर की ओर जाएंगी। इससे जो विद्युत क्षेत्र होगा कहां की ओर दिखेगा, बाहर की ओर, ऐसे ये। ठीक है, इससे जो विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, ये विद्युत क्षेत्र होगा वो कहां की ओर होगा, अंदर की ओर, ऐसे ये, सॉरी, ये अंदर की ओर, ये ध्यान दीजिए, इससे बाहर की ओर, इससे अंदर की ओर। तो ये बन गया, इधर से ये बन गया, ऐसे, ये। तो इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये बाहर की ओर, इससे बाहर की ओर और इनके अंदर की ओर। चित्र का नाम आप लिखेंगे विद्युत बल रेखाएं। प्रश्न आपका परीक्षा में इस प्रकार पूछा जा सकता है कि विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, इनके गुण लिखिए। ठीक है, तो ये आप विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा मैंने आपको बता दिया, ये आप चित्र बना देंगे जो धन और ऋण दोनों से संबंधित है। अब आप लिखेंगे गुण, विद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, नंबर 1। आपको रटना नहीं है कि मैं आपको लिखा दूं और आप रखिए। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है कि चित्र से समझना है। ध्यान दीजिए, नंबर 1 गुण आपको इसमें दिख रहा होगा, चित्र से आप बनाएंगे गुण, आप अपने आप लिख सकेंगे, कंपटीशन एग्जाम में चाहे बोर्ड एग्जाम में कहीं भी आप लिखिए, तो इसमें आपको सहूलियत रहे कि आप कैसे गुण आपको याद न रखना पड़े। ये कहां से प्रारंभ हो रही है, धनावेश से, कहां पर समाप्त हो रही है, ऋणावेश पर। या ये कहें कि अनंत, धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं और ऋणावेश यानी अनंत से प्रारंभ होकर ऋणावेश तक आती हैं। तो पहला गुण हो गया कि विद्युत बल रेखाएं, लिखेंगे विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं या ऋणावेश तक जाती हैं, समाप्त होती हैं। इसी में हम ये भी लिख सकते हैं कि धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत की तरफ या अनंत से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, नंबर 2 में देखिए, विद्युत बल रेखाएं इधर से जा रही हैं, क्या वापस इधर से लौट रही हैं, नहीं, फिर भी इधर से जा रही हैं, इस डायरेक्शन में इधर से जा रही है, इस डायरेक्शन में भी इधर से जा रही है। यानी ये ऐसे पूरा बंद वक्र नहीं बनाती है, बल्कि कैसे बनाती है, इधर से खुला, इधर से खुला। मतलब दूसरा बन गया कि विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। कैसा वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं।
नंबर 3, ध्यान दीजिए, इसमें देखिए ये अपनी तरफ खींच रहा है और ये बाहर की तरफ फेंक रहा है, मतलब लचकदार हो रहा है, ऊपर की तरफ ये ऐसे ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ खींच रहा है, ये बाहर फेंक रहा है, ये अंदर की तरफ ला रहा है। डोरी को आप देखिएगा कि जब डोरी हम दो दृढ़ पिंड ऐसे बांध देते हैं, एक यहाँ पे हुक में एक यहाँ पे हुक में, तो बीच में ऐसे लचकती है डोरी, कोई भी रफ्ती आप बांधे। तो तीसरा गुण आपका हो गया कि विद्युत बल रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की भांति, खींची गई लचकदार डोरी की भांति सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। मतलब इससे स्पष्ट हो गया, ये यहाँ पे धन और यहाँ ऋण, ये इसको आकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को, ये इनमें कौन सा बल लगा, आकर्षण बल लगा। कहने का मतलब ये है कि विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है, या सीधे से कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की भांति सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, अर्थात विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। ये आवेश में भी पढ़े हैं। नंबर 4 में है कि विद्युत बल रेखाएं, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। आप देखिए कोई विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काट रही है, नहीं काट रही, और इसका एक कारण भी है, काट क्यों नहीं रही। आपको आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए, क्यों नहीं काट रही। देखिए एक विद्युत बल रेखा ये गई, उसके पहले एक गुण बता देता हूं आपको कि विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, फिर से सुनिएगा, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की किसको प्रदर्शित करती है, तीव्रता को प्रदर्शित करती है, या विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, अर्थात वहां पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तीव्रता क्या है, धनावेश पर लगने वाला बल। तो विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। चौथा गुण ये हो गया। पांचवा गुण हो गया कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं, देख लीजिए, ये एक विद्युत बल रेखा हो गई, ठीक है, ऐसे जैसे हो जा रही है, और एक यहां से कटान कर दिए, इन दो विद्युत बल रेखाओं को कटवा दिए, तो एक की स्पर्श रेखा ये हो गई और एक की स्पर्श रेखा ये हो गई। तो एक डायरेक्शन तीव्रता की ये हो गई, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां पर स्पर्श रेखा जो खींची जाती है वो तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है, आपने पढ़ा इसमें। तो एक तीव्रता की दिशा ये हो गई, एक तीव्रता की दिशा ये हो गई। क्या दो डायरेक्शन हो सकती है तीव्रता की? दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, एक डायरेक्शन होती है। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्र जो विद्युत बल रेखाएं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक है ना। नंबर 6 आपका है कि विद्युत बल रेखाएं सतत होती हैं। विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं? सतत होती हैं, ठीक है ना। कैसे सतत होती है, ध्यान दीजिए कि यदि ये जैसे ये कंटिन्यूअस हैं, यदि इनको ऐसे ऐसे बनाया जाए तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है, यहाँ पर यदि ये मतलब सतत ना होकर उसमें विव्रत हो, ठीक है ना, या असतत हो, तो इनके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो जाएगा। और जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो जाएगा तो बताइए क्या स्वतंत्र आवेश गमन करेगा? आवेश गमन ही नहीं करेगा, क्योंकि आवेश गमन करने के लिए वहां पर क्षेत्र उपस्थित होना चाहिए। तो यहाँ पर क्षेत्र अनुपस्थित हो जाएगा, जो कि इस धारणा को गलत कर देगा। इसलिए विद्युत क्षेत्र जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो सतत होती हैं, ठीक है। अब मैं एक बात बताता हूं, यदि यहाँ पर हमने अभी क्या लिया था, धन और ऋण लिए थे। एक गुण और हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपको समझा दूं कि अभी हमने धन ऋण लिया था। मान लीजिए यहाँ पे हो गया ये जैसे ऐसे धन ले लिए, दोनों धन। इनको आपको बनाने की जरूरत नहीं है, जितना मैं लिखा रहा हूं इतना आपको लिखना इस तरफ है, इधर तो मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए आपने ये धन ले लिया, तो इसकी ऐसे डायरेक्शन हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ये डायरेक्शन ऐसे, ये डायरेक्शन ऐसे बाहर की ओर। अब यहां से ये ऐसे बाहर की ओर लंबाई में दूर हटने का प्रयास करती हैं, तो आपका लास्ट गुण हुआ ये इधर दूर हटने का प्रयास कर रही है, ये इधर दूर हटने का, ये इधर दूर हटने का प्रयास कर रही है, ये दूर हटने का। यानी विद्युत बल रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, अर्थात सजातीय आवेशों में कौन सा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये आपका विद्युत बल रेखाओं का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें एक या कि आपको उदासीन बिंदु आप अलग से पढ़ा देता हूं, आपको जरूरी नहीं कि आप परीक्षा में लिखें। आप इतने गुण लिख देंगे, 4-5 जितने गुण मांगा आप उतने गुण लिख देंगे, और उसके बाद आपको मैं यहां समझा देता हूं थोड़ा सा। उदासीन बिंदु एक आपका कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु में देखिएगा, यदि हम दो धनावेशित गोले लेते हैं या दो धनावेश ले लिए, तो इनकी जो विद्युत बल रेखाएं होंगी ऐसे लंबाई की दिशा में दूर हटने का प्रयास करेंगी, बाहर की ओर, ये इसमें भी
ये, ठीक है। अब यहां देखिएगा ये दोनों धन धन आवेश रखेंगे तो एक निश्चित दूरी पर इन पर बल लगेगा, यहां इधर से निश्चित दूरी पर। इनका जो मिड पॉइंट होगा यानी यहां से इसकी आधी दूरी और यहां से इसकी दूरी, दोनों के बीच की दूरी पर एक बिंदु हम ले लें, यदि मान लीजिए एन ले लीजिए, ठीक है ना। तो यहां पर इनके और इनके द्वारा जो आरोपित बल होगा वो निग्लेजिबल होगा, शून्य होगा लगभग, यानी यहां पर कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होगा। और जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होगा तो इस बिंदु को कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट, यानी उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु दो धनावेशित गोलों के मध्य बिंदु पर कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होता, उस बिंदु को हम उदासीन बिंदु कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये प्रतिकर्षित किया, ये प्रतिकर्षित किया, तो यहाँ एक इससे बराबर दूरी और इससे बराबर दूरी पर कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होगा, उसको हम उदासीन बिंदु कहेंगे, ठीक है ना। और इसी में यहाँ पर हमको स्पष्ट होता है कि धनावेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, यानी धनावेशों या ऋणावेश, यहाँ ऋणावेश भी लिए जा सकते हैं, तो मतलब प्रतिकर्षण बल के लिए धनावेश भी ले सकते हैं और ऋणावेश भी ले सकते हैं प्रतिकर्षण बल के लिए। तो यहाँ पर न्यूट्रल बिंदु के लिए क्या हो गया कि दो धनावेशों के मध्य बिंदु पर एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है कि उनके बीच कोई क्षेत्र उपस्थित नहीं होता, लेकिन इनकी एक शर्त होती है कि ये समान परिमाण के हों, परिमाण इनका समान हो। यदि परिमाण समान ना होगा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कहां पर बिंदु मध्य बिंदु पे ही होगा, ठीक है। ये रहा आपका विद्युत बल रेखा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विद्युत फ्लक्स, हेडिंग छोड़िएगा, विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो परिभाषा सुनिए विद्युत फ्लक्स की, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, फिर से सुनिएगा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, यानी यही क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। नोट करिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ध्यान दीजिए, विद्युत फ्लक्स इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? फाई ई से व्यक्त करते हैं। अब एक पृष्ठ ले लेते हैं, देखिएगा ये हमने ले लिया पृष्ठ, तो दो पृष्ठ लेके हम तो थोड़ा और इधर बना लें। एक पृष्ठ हमने ले लिया ये ऐसे, ठीक है, और एक पृष्ठ ऐसे, मतलब ये पृष्ठ पूरा ले लिए। इस पृष्ठ को हमने मान लिया यस, क्या मान लिया? इस पृष्ठ को यस मान लिए। इसके बाद यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ के लंबवत मानते हैं कि इस पृष्ठ के कैसा रखा है? लंबवत। ठीक है, और इसमें एक पृष्ठ, ये पूरा संपूर्ण पृष्ठ है, इसका अल्प पृष्ठ डीएफ मान लेते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी डीएफ मान लेते हैं, एक अल्प पृष्ठ डीएफ, ठीक है ना, जिसकी डायरेक्शन कहां की ओर होगी? कहां की ओर होगी? तीव्रता की ओर होगी। अब इसको भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं क्यों होगी। ये आपका हो गया। देखिएगा, हम मानते हैं कि माना एक पृष्ठ यस विद्युत क्षेत्र ई के लंबवत रखा गया है। एक पृष्ठ विद्युत क्षेत्र ई के लंबवत रखा गया है, जिसका एक अल्प पृष्ठ डीएफ है, ठीक है ना। अब पृष्ठ की जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। आपको बताया गया है कि विद्युत क्षेत्र हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होता है। पृष्ठ के अभिलंबवत कहां की ओर होता है? बाहर की ओर। और क्षेत्रफल, यदि आप जानते हो कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि, बिल्कुल जानते होंगे, आप 11वीं में पढ़े हैं कि किसी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसी राशि है? सदिश राशि है। और जब सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी, और इसकी दिशा कहां होती है? पृष्ठ के अभिलंबवत। पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। ये आपको यहां लिखना नहीं है, आपको चित्र बनाना है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं। बाहर की ओर होती है, ठीक है। तो जब बाहर की ओर गई तो तीव्रता भी बाहर की ओर हो गई और डीएफ भी बाहर की ओर हो गई। दूसरी कंडीशन ये तब होगा जब डीएफ और ई की डायरेक्शन सेम हो गई। लेकिन एक कंडीशन यदि ऐसे ले लें, बी नंबर इसका फिगर ऐसे बना लें कि ये हमने एक और पृष्ठ ले लिया ऐसे ऐसे। अब इसमें हम मानते हैं कि जो तीव्रता है, ये हो गया, जो तीव्रता है उसकी डायरेक्शन इसमें है और जो पृष्ठ है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है,
यानी इनके और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है, इस तरह। और ये भी पृष्ठ के लंबवत हो गया, विद्युत क्षेत्र अभी भी पृष्ठ के लंबवत है। सिर्फ डीएस और ई के बीच का कोण क्या है, थीटा है। ये फिगर और चित्र का नाम लिख देंगे विद्युत फ्लक्स। ध्यान दीजिएगा, इतना आप चित्र बनाने के बाद उसकी परिभाषा लिखे, फिर चित्र बनाएंगे और इसके बाद आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि यदि, या कि माना लिख लीजिए, माना कोई पृष्ठ यस विद्युत क्षेत्र ई के लंबवत रखा है। कैसा रखा है, लंबवत रखा है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र ई के लंबवत रखा है यदि इसका अल्प पृष्ठ डीएफ हो, अल्प पृष्ठ क्या हो, डीएफ हो, तब डीएफ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अब अल्प पृष्ठ से गुजर रहा है तो विद्युत फ्लक्स कैसा हो जाएगा, अल्प हो जाएगा, डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी एफ। ये कब हो जाएगा, जब पहली कंडीशन रहे, अर्थात ई और डी एफ सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब यहां लिखेंगे आप कि अब यदि ई व डी एफ के बीच का कोण थीटा हो, तब इसका जो अभिलंबवत घटक होगा ना, इसका अभिलंब घटक, इसका मतलब किसका, डीएफ का, इसका मतलब डीएफ का अभिलंब घटक डीएफ कॉस थीटा होगा। और जब डीएफ कॉस थीटा हो गया, ये अभिलंब घटक इसका डीएफ कॉस थीटा होगा। आप ये उसमें जब आप 11वीं में प्रक्षेप गति पढ़ते थे तो उसमें क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक इस तरह पढ़ रहे थे, तो अभिलंब घटक इसका क्या हो जाएगा, डीएफ कॉस थीटा। तब डी फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई और डीएफ की जगह क्या हो जाएगा, डीएफ कॉस थीटा। क्योंकि ई भी सदिश राशि है, डीएफ भी सदिश राशि है, ये दोनों का क्या हो गया, आदेश गुणनफल। और आदेश गुणनफल का मतलब कॉस थीटा लगा हुआ तो कौन सा गुणनफल, आदेश, साइन लगा होता तो सदिश, तो ये हो गया वेक्टर ई और डॉट वेक्टर डीएफ। ये अल्प पृष्ठ डीएफ से गुजरने वाला फ्लक्स था। इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे। चलिए मैं इसको थोड़ा इधर का भाग मिटा देता हूं, देखिएगा यहां फिर से आगे का भाग लिखते हैं। इसमें देखिए यह पृष्ठ से गुजरने वाला, अब संपूर्ण पृष्ठ से ले रहे हैं, तब संपूर्ण पृष्ठ यस से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, जब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरेगा तो क्या हो जाएगा, कुल फ्लक्स थाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये सरफेस इंटीग्रल हो जाता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएफ, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएफ। कब, जहां डीएफ टेंड्स टू 0, मतलब बहुत कम अल्प पृष्ठ है डीएफ। डीएफ क्या है उसका, यफ, पूरे यफ का एक अल्प पृष्ठ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अर्थात ये आपकी गाउस प्रमेय में जरूरत पड़ेगी, इसकी ध्यान दीजिएगा। अर्थात किसी बद्ध पृष्ठ से या किसी संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध कुल फ्लक्स उस पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। किसी पृष्ठ से बद्ध या पूरे पृष्ठ से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र ई के पृष्ठीय समाकलन के, पृष्ठीय मतलब क्षेत्रफल, ये लिखा है ना, यस जो है ये पूरा पृष्ठ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्या होता है, समाकलन के बराबर होता है। फिर से सुन लीजिए, किसी पृष्ठ से बद्ध कुल फ्लक्स उस पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है, ठीक है। चलिए ये आपका विद्युत फ्लक्स रहा।
बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 2013 में क्वेश्चन आया था कि विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका मात्रक और विमीय सूत्र बताइए। यह कितने प्रकार का भी होता है, आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रकार भी पढ़ाऊंगा, देखिएगा। अब यहां पढ़ लेते हैं थोड़ा मात्रक। मात्रक के लिए क्या करते हैं, एफआई पद्धति में सूत्र, अभी आपने सूत्र पढ़ा, विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ईएफ, आप प्रस्ताव बीएफ लिए थे, पूरा लिए तो ईएफ हो गया, ठीक है ना। ईएफ जहां ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और एफ क्या है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो ई का यदि आपको पता तो डायरेक्ट लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलम, नहीं पता तो पहले विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का सूत्र रखेंगे, क्या होता है, एफ अपान क्यू जीरो या एफ अपान क्यू, यानी बल बटे आवेश। तो इसका मैं डायरेक्ट यहां रख देता हूं, एम एल टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1 इनटू क्षेत्रफल का क्या होता है, एल स्क्वायर, बराबर हो गया एम सॉरी यहां पर हम विमीय सूत्र नहीं पढ़ रहे हैं, मात्रक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो मात्रक में क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू ईएफ से बराबर हो जाएगा, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कूलम, इसका हो गया, और गुणे एफ का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो बराबर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, न्यूटन का एन, और जो गुणे में रहता है उसको डैश लगा के भी लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर प्रति कूलम यानी सी, ठीक है। चलिए अब सीजीएफ में आप लिखेंगे, ये अब आपके लिए इतनी जवाबदारी में दिया हूं, ये काम आपका है, सीजीएफ में आप लिख के और कमेंट करके बताएंगे। अब आपके पास इसका विमीय सूत्र लिखेंगे, ये तो मात्रक हो गया। विमीय सूत्र परीक्षा में आता है, ऑब्जेक्टिव में ध्यान दीजिएगा, विमीय सूत्र के लिए क्या करेंगे, वही सूत्र फाई ई बराबर ई एफ पे, ठीक है ना। तो बराबर हो जाएगा कितना, वही अभी जो मैं पिछले लिख गया था मात्रक की जगह, तो उसको देखिए क्या हो जाएगा, एम एल टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1 इंटू एल स्क्वायर बराबर एम एल क्यूब टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1। तो ये आपका विद्युत फ्लक्स कंप्लीट हो गया। आज के टॉपिक यहां तक है, आप इसको पढ़िए और इसके प्रकार अगले वीडियो में पढ़ेंगे आप। धन्यवाद।